नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम आप तक खेती किसानी से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां पहुंचाते हैं, ताकि हमारे किसान इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी खेती किसानी से, इसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। सबसे पहले नजर डालते हैं खेती किसानी पर। खेती किसानी में हर बार हम आपको खेती किसानी से संबंधित नई नई जानकारियां देते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम अपने किसानों को नई तकनीक के बारे में भी जानकारी दे सकें। तो चलिए जान लेते हैं कि आज की खेती किसानी में आपके लिए क्या विशेष है। समाज के लोग, हमारे देश के लोग जैविक खेती के बारे में काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। कई संस्थाओं में इस पर रिसर्च भी चल रहे हैं। जैविक खेती के मुख्य रूप से 3-4 इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ते हुए दर से आगे बढ़ती रहती है। मतलब आप जब जैविक खेती करना प्रारंभ करते हैं तो आपके खेत में सूक्ष्म जीवों की मात्रा और बड़े जीव जैसे केचुआ और अन्य जीव हुए जो हमारे खेती में सदियों से रहे हैं और किसानों के मित्र कहे जाते रहे हैं, उनकी संख्या निरंतर बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि रसायन का प्रयोग हम बंद कर देते हैं और रसायनों का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगता। एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है कि ज़मीन या मिट्टी में जब हम बाहर से या अपने द्वारा उत्पादित गोबर की खाद या केचुआ की खाद या अन्य जैव उर्वरक जब डालते हैं खेतों में, तो उससे हमारे खेतों की मिट्टियों की ह्यूमस कंटेंट, जिसको कि हम लाइफ लाइन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं, वो उसकी मात्रा जो है वो ज़मीन में बढ़ती रहती है। तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसका जो लाभ है, वो खेती करने की पद्धति में सुधार की बात है। जैविक खेती में हमेशा बहुफसली प्रणाली और फसल चक्र, इन दोनों का प्रयोग बहुतायत से संस्तुति किया जाता है। किसान भाई इसको जानते हैं, किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं। इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से खेती में आ रही सारी समस्याएं लगभग दूर सी होती नज़र आती हैं और दूर हो भी जाती हैं। चौथा एडवांटेज ये है कि जब किसी भी खेती को हम जैविक खेती में परिवर्तित करने के बाद जब उसमें खेती करना शुरू करते हैं तो उनसे जो हमें उत्पाद मिलता है, प्रायः देखा गया है ऐसा कि वो उत्पाद ज़्यादा टेस्टफुल होते हैं, ज़्यादा उसमें स्वाद होता है। उनकी जो कीपिंग क्वालिटी है, वो जो रसायन खेती के तहत जो उत्पादित उत्पाद हैं, समान उत्पाद हैं, उनके अपेक्षा उनकी कीपिंग क्वालिटी बहुत लंबी होती है। फसलों का जो एक अपना स्वाद है, अपनी जो फ्लेवर है, जो अपनी महक है, वो केवल और केवल जैविक खेती के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगी, ये आप जान लीजिए। और जैविक खेती में आप देसी बीज का प्रयोग करिए, मतलब जो भारत में विकसित बीज हैं, भारत के क्लाइमेट को जो सूट करने वाले बीज हैं, उनका ही प्रयोग करिए। उससे क्या होगा, आपको अनर्थक प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, आपको किसी चीज़ को मार्केट से ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होगी, मार्केट में ज़्यादा निर्भरता नहीं होगी। साथ ही साथ आप इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान दे पाएंगे कि आप अपने परिवार को एक बैलेंस न्यूट्रिशन वाला फूड प्रोडक्ट आप खिला रहे हैं। हमको सबको पता है कि पौधों के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं 16 से 17 हैं और उनका जो अवेलेबिलिटी है सॉइल में, वो आपके एक किसी फर्टिलाइज़र डालने से नहीं आएगी जब तक कि हम उसमें बायो फर्टिलाइज़र नहीं यूज करें, उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं यूज करें। साथ ही साथ अन्य प्रक्रियाएं जो हमारे पुराने लिटरेचर में उपलब्ध है उनका भी प्रयोग करें। इससे ज़मीन की उर्वरता शक्ति बढ़ती रहेगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी। तो जब न्यूट्रिशन बैलेंस होगा ज़मीन में, तो ऑटोमेटिकली जो है वो पौधे भी अपने हिसाब से न्यूट्रिएंट को लेंगे और उसमें भी बैलेंस न्यूट्रिएंट जाएगा और उसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी आपको बैलेंस न्यूट्रिएंट मिलेंगे। आज के समाज में ज़्यादातर बीमारियां केवल और केवल हमारे पोषक तत्वों की कमी जो फूड प्रोडक्ट्स में है उसके वजह से है। अगर ये हो जाता है, बैलेंस न्यूट्रिशन हम लेना शुरू करते हैं, तो हमारी ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। तभी आपने विशेष रिपोर्ट देखी खेती किसानी में। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है हमारा पशुधन का। हमारा पशुधन में हमारी कोशिश होती है पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां आप किसानों तक हम पहुंचाएं, ताकि पशुपालन आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो। वैसे भी पशु हमारे किसानों के सच्चे दोस्त होते हैं, क्योंकि विपरीत स्थिति में भी वो उनके काम आते हैं। ऐसे में हमारे किसानों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पशुओं का पूरा ध्यान रखें। तो आइए देखते हैं आज क्या विशेष है हमारा पशुधन में। मैं छावला गांव का निवासी हूं। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि हम अपने जो पुश्तैनी काम है उसको बढ़ावा दें और उसी को किया जाए। हमने यहाँ पे देसी गाय की नस्लें 4-5 किस्म की रखी हुई हैं, जिसमें कि हरियाणवी नस्ल है, थार पारकर है, साहिवाल है, गिर नस्ल है, काफ़ी नस्लें हैं। और इसमें 10 से 12 लोगों के योगदान से हम इस काम को, इनकी सेवा कर पाते हैं। हम कृषि और गौपालन या पशुपालन दोनों साथ इकट्ठे करते हैं, जो कि इनके गाय के गोबर से उसमें खेत में इसके खाद के लिए उपयोगी होता है। और दूसरा वहाँ से चारा जो होता है वो इनके लिए उपयोगी होता है, जो कि दोनों काम हम इकट्ठे कर पाते हैं। सुबह उठ के इनको बाहर खुले में छोड़ देते हैं, उसके बाद दूध निकालते हैं, अंदर लाते हैं, फिर दूध निकालते हैं, उनको चारा डालते हैं। चारे में हम हरा चारा देते हैं और दलिया वगैरह। जब सुबह उठते हैं हम, तो सुबह उठ के आते हैं तो गौ सेवा में लग जाते हैं। जो रात की एक जगह बंधी हुई होती है गाय, तो उनको हम बाहर छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं। और फिर अंदर साफ़ सफाई करते हैं, और साफ़ सफाई करने के बाद हरा चारा वगैरह जो है इनका खाना हम अरेंज करते हैं। और उसके बाद जो दुधारू पशु होते हैं उनको हम अंदर लाते हैं और उनका दूध निकालते हैं, जो कि हमारा दूध यहीं से ही सारा बिक जाता है। बाकायदा हमको तो कम ही पड़ता है दूध, जो कि 140 रुपये लीटर यहाँ से जाता है। हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सूखा चारा है, हरा चारा है और दलिया है, जवार है। हम यहीं पे ही रहते हैं, हमारी दिनचर्या इन्हीं से जुड़ी हुई है। और इनके सेवा के लिए हमने 8 से 10 लोग यहाँ पे इनका प्रबंध किया हुआ है।
तो अभी आपने देखा हमारा पशुधन, इसी के साथ ही वक्त हुआ है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। जुलाई में ध्यान देने वाली बातें। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं। कीचड़ और बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमिनाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। अगर मुंह पका, खुर पका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हों तो कृपया अभी लगवा ले। विशेष रूप से वयस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याने के 2 घंटे के अंदर नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचाने के लिए उसे गाभिन अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम माह में पशु चिकित्सक द्वारा लगाए जाने वाला विटामिन ई व सिलेनियम का टीका प्रसव उपरांत होने वाली कठिनाइयों जैसे कि जेर का ना गिरना इत्यादि में लाभदायक होता है। अतः पानी के साथ 5 से 10 ग्राम चूना मिलाकर या कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। सींचित हरे चारे के खेतों में पशुओं को नहीं जाने दे, क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक वर्षा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है उसमें साइनाइड जहर पैदा होने से चारा जहरीला हो जाता है। ये ज्वार की फसल में विशेष तौर पर होता है। ऐसी फसल को समय पूर्व कच्ची अवस्था में ना काटे और ना ही पशुओं को खिलाएं। चारा घासों की रुपाई करें और बढ़ रही घास की कटाई 40 से 50 दिनों के अंतर पर करते रहें। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे की लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बिजाई करें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है कामयाब किसान की दास्तां का। कामयाब किसान की दास्तां के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि देश के कोने कोने से किसानों की कहानी आप तक हम पहुंचाएं। वो किसान जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और इच्छा शक्ति से कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है और कामयाबी हासिल की है। ये किसान दूसरे किसानों के लिए भी उदाहरण साबित हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के हमारे कामयाब किसान की दास्तां। आज हम आपको जिस कामयाब किसान से मिलवाने वाले हैं वे गुजरात के कच्छ के रहने वाले किसान भाई कांतिलाल हैं।
जो जैविक खेती कर दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा फार्मर हूँ और खेती कितने भी हुए, बड़ा खेती हो छोटा खेती हो, खेती में उत्पादन अपन कैसे लेते हैं वो अपन को ज़्यादा होना चाहिए नॉलेज। तो खेती में पहले हम केमिकल यूज़ करते थे, जो रासायनिक खाद करते हैं। ऐसे सब्जी खेती में आया तो सब्जी खेती में गौमूत्र के आधार से में जो खेती करते हैं तो उसमें से ज़्यादा उत्पादन मिलते हैं, दाम भी बढ़ते हैं और अलग अलग कार्यक्रम में जाता तो उसमें जानकारी मिलता है। जैविक खेती के लिए पशुधन होना अति आवश्यक है। जैविक खेती में गाय का गोबर और गौमूत्र विशेष महत्व रखते हैं। जैविक खेती में जीवामृत की विशेषता बताते हुए भाई कांतिलाल कहते हैं, मैं दूसरे को सभी फार्मर को भी जानकारी में देता हूँ। तो गौमूत्र बनाने में वनस्पति जो बोते हैं अपना खेत में जो वेस्ट वनस्पति है वो वेस्ट वनस्पति का जूस करने के लिए गौमूत्र डालते हैं, घोड़ डालते हैं। तो उसमें केमिकल को रासायनिक खाद को ज़रूरत नहीं रहते। जितना भी सेंद्रीय खाद का अपना उपयोग करेगा इतना फसल भी ज़्यादा मिलता है और अपना उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। उसमें कीटाणु भी कम रहते हैं। जो अपना जैविक लिक्विड अपना खाद में जो देते हैं उसमें जीवाणु का कम उपद्रव होते हैं। जेवा का उदय है क्या थिप्स चूसिया है वो भी है उसमें नाश पामता है। जैविक खेती के लिए भाई कांतिलाल को कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। ऑर्गेनिक खेत के अंदर ज़्यादा में ज़्यादा अपना फार्म विजिट पे आते हैं। मैं छोटा सा खेत है उसमें बहुत मैं अवार्ड भी लिया है, सरदार पटेल अवार्ड लिया, खेडूत गौरव अवार्ड लिया, आत्मा बेस्ट अवार्ड लिया। तो उसमें से अवार्ड जो लेते हैं तो अवार्ड लेने के बाद दूसरा फार्मर को प्रेरणा कैसा करने का, ऐसा करने का कि भाई खेती तो अभी क्या है खेत में थोड़ा का अपना खर्च कम करेगा तो भी बचेगा। जो भी खाद है अपना मार्केट में से जो लेगा, मार्केट में से नहीं लेने का, वो अपना खाद खेत में बनाएगा तो वो खर्चा कम पड़ेगा। तो खेडूत का नफ़ा क्या है, जो खाद मार्केट में ऐसे नहीं लेगा अपना उधर ही बनाएगा तो यहाँ से अपना खर्चा कम पड़ेगा और खेत में उत्पादन बढ़ेगा। भाई कांतिलाल ने जैविक खेती के लिए जगह जगह से ट्रेनिंग ली। क्या देश और क्या विदेश, सभी जगह से ट्रेनिंग लेकर उन्होंने अपनी खेती में इसे अपनाया है। इसके लिए हम जितना भी ट्रेनिंग लेते हैं विश्व में अपना जो एग्जीबिशन जो रहते हैं तो वहाँ भी हम कार्यक्रम में भाग लेते हैं। 2 बार इजराइल जाके आया, चाइना, सिंगापुर, तुर्की, यूरोप, इसी जगह पे जो जाते हैं वहाँ का खेती कैसे करता है वो जान के भी हम हमारे खेती में उपयोग करते हैं तो भी खर्चा भी कम पड़ता है। हर एक फार्मर को ऐसा विनती करता हूँ कि जो सभी जगह पे जाओ, उधर किधर भी कम खर्चा है वो खेती में उपयोग करो और तो उसमें 2 पैसा आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। इसमें से किसी को अपने पास जितना ज्ञान है वो आप दूसरे को भी ज्ञान आप दे सकते हो। ज़्यादा में ज़्यादा ग्रुप बनाओ और अपना ऑर्गेनिक खेती करो। भाई कांतिलाल सभी किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, सभी फार्मर को मैं ऐसा भी कहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक पे आओ और जैसा बोलते हैं कि सरदार पटेल जय हिंद, जय किसान, जय विज्ञान, तो जय विज्ञान पे आएगा। और दूसरा एक बात है कि अपना प्रधानमंत्री का जो ध्येय जो है कि 2022 में इनकम ज़्यादा कैसा लेने का, तो मैं 10 साल से 5 एकड़ में से डबल इनकम लेता हूँ और दाम भी अच्छा मिलता है। लेकिन कच्छ प्रदेश ऐसा है कि 4-4 साल से बारिश नहीं पड़ता है तो भी किसान उसमें से गुजर के भी पसार होके भी उसमें से खेती करके और चला रहा है। अभी कच्छ प्रदेश सूखा है, बारिश 4 साल में एक ही बार आता है, इसके लिए बहुत तकलीफ भी पड़ता है। तो यही में हम बोर से पानी निकाल के ऐसा हम करता है। तो पानी भी कैसे बचते हैं वो भी हम करते हैं। सब फार्मर में खेत में ड्रिप भी लगाना चाहिए और पानी खुला पानी से ड्रिप चलाए तो अच्छा है। तो ये थी हमारे कामयाब किसान की दास्तां। देखा आपने कि अगर आपने निश्चय कर लिया है और लगन मेहनत के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो कामयाबी दूर नहीं होगी। इसी के साथ ही उम्मीद करते हैं कि हमारे अन्य किसान भी इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। गांव किसान के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।